हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 10 साइंस का 5th चैप्टर देखेंगे। हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव। किसी पर्यावरण के छोटे बड़े सभी जीव जंतु भोजन, प्रजनन और सुरक्षा जैसी आधारभूत आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर और निर्जीव घटकों पर निर्भर रहते हैं। पर्यावरण और जीवों के बीच की इस निर्भरता के अध्ययन हम निम्नलिखित दो आधार पर कर सकते हैं। तो सजीव घटक के बीच की निर्भरता, जिसका अध्ययन हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल और पारिस्थितिक पिरामिड द्वारा करते हैं। और सजीव और निर्जीव घटकों के बीच निर्भरता, जैसे पौधे और जंतु के बीच जीवन पर भोजन, मिट्टी, हवा, पानी, जलवायु, मौसम आदि का प्रभाव, जिसका अध्ययन हम पदार्थों के चक्र द्वारा करेंगे। ऊर्जा के प्रभाव का अध्ययन हम इन दोनों आधारों के सम्मिलित रूप में करने का प्रयास करेंगे। खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड पदार्थों का चक्र पर्यावरण के घटक में अंत संबंध को दर्शाने के लिए प्रारूप मात्र है, जिसे हम किसी क्षेत्र विशेष के विविध जीव और उनके प्राणों के बीच संबंधों को समझने का प्रयास करते हैं। तो आगे देखते हैं पारिस्थितिक तंत्र से अभिप्राय। पारिस्थितिक तंत्र से हमारा क्या अभिप्राय है? टेस्ले ने के अनुसार पर्यावरण का अध्ययन उसके सभी जैविक और अजैविक घटकों के अंत संबंधों के आधार पर बनी एक व्यवस्था है, अर्थात पारिस्थितिक तंत्र के रूप में है। पर्यावरण का अध्ययन और उसमें जैविक और अजैविक घटकों के अंत संबंध को हम पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के जैविक समुदाय के साथ अजैविक घटक के अंत संबंध या उनके होने वाले फेर बदल का विस्तृत अध्ययन हम किस में करते हैं? पारिस्थितिक तंत्र में करते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन हम किसी पेड़, बगीचे, खेत, तालाब, गुफा, जंगल आदि इलाकों में कर सकते हैं। जैसे कुटुम्बसर की गुफा में गानी मछली के आवास का अध्ययन जब गुफा के सभी जैविक और अजैविक घटकों के बीच अंत संबंध के आधार पर किया जाता है। तो जो कुटुम्बसर का गुफा है छत्तीसगढ़ में, बस्तर में है, तो इसमें क्या कानी मछली पाई जाती है। तो यह एक पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन कहलाएगा। एक बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्र है। एक छोटा तंत्र कोशिका है। कोशिका में कई सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, विषाणु आदि रहते हैं, जिनके कोशिका के अंदर के वातावरण में कई जैविक घटकों के साथ संबंध है। अब देखते हैं क्या आप जानते हैं पारिस्थितिक तंत्र की अवधारणा पहले जीवों के बीच अंतर्निर्भरता की पहचान और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों की वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिक कहते हैं। यूनानी भाषा में एको का अर्थ होता है घर और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। जो घर का अध्ययन करता है उसको पारिस्थितिक तंत्र बोलते हैं। सबके वैज्ञानिकों का अलग अलग मानना है। उन्होंने प्रकृति को एक घर की व्यवस्था के रूप में समझाने का प्रयास किया कई वैज्ञानिकों ने, और पारिस्थितिक पौधे और जंतु एक दूसरे से और उनके वातावरण के संबंध का अध्ययन किया। जीव वैज्ञानिकों द्वारा इन अंत संबंधों को समझने के लिए जीवों का जीवन चक्र, उसके प्रजनन संबंधी व्यवस्थाएं, परिजीविता संबंधी से बचाव के तरीके आदि के संबंध का अवलोकन व अध्ययन किए जाते हैं। अब हम देखेंगे कि धान के खेतों में पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को भोजन के रूप में रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए पौधे को क्या बोलते हैं? हम उत्पादक बोलते हैं। अध्ययन जैविक क्रिया। एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक को छोड़कर सभी जीव क्या होते हैं? उपभोक्ता होते हैं। जैसे किसी धान के खेत में प्रमुख उत्पादक क्या होगा? धान होगा, और जो इसको खाएगा वो क्या है? इसका उपभोक्ता है। कई प्रकार के जीव धान के खेतों में पनपते हैं, जिसमें से कई खेत की मिट्टी से, तो कई खेत के पानी से, कई धान के पौधे पर भी पनपते हैं। तो कई समय समय पर खेतों में आते जाते हैं। हमें एक पूरा पारिस्थितिक तंत्र नज़र आता है। ठीक है दोस्तों, जो वो धान होता है वो उत्पादक होता है, और जो खाते हैं वो उसका उपभोक्ता होता है। जैसे ये एक खाद्य श्रृंखला दर्शाई गई है ना, खाद्य जाल।
इसमें क्या है, मतलब सभी कोई एक दूसरे को खा रहे हैं। ये क्या है, लोमड़ी है। लोमड़ी किसको खा रहा है, गिलहरी को खा रहा है, चूहे को खा रहा है, ये पक्षी को खा रहा है, ठीक है। और लोमड़ी को पक्षी भी खा रहा है। तो फिर उसके बाद ये खरगोश इसको खा रहा है, ये भी इसको लोमड़ी खरगोश को भी खा रहा है। फिर लोमड़ी को भी कोई खा रहा होगा, है ना। तो खरगोश को मनुष्य भी खाता है, और भी धान भी मनुष्य खाता है। फिर उसके बाद जो मछली भी है, मछली भी मनुष्य खाता है। उल्लू किसको खाता है, डायरेक्ट मछली को भी खा लेता है। और जो शाकाहारी कीट है वो धान को खाते हैं, और ये कीट पक्षी खाते हैं, इसको उल्लू खा लेता है। फिर उसके बाद जो मांसाहारी कीट हैं, ये शाकाहारी कीट को खा लेते हैं। सब मांसाहारी कीट मेढक को खा लेते हैं। मेढक को कौन खाता है, सांप खाता है ना। तो इस प्रकार से ये जो पूरी खाद्य श्रृंखला है, ये कोई ना कोई, फिर लोमड़ी को भी कोई और खा लेता होगा, फिर उल्लू को भी कोई और खा लेता है, सांप को भी कोई और खा लेता है, मनुष्य को भी कोई शेर खा लेता है। तो ये एक छोटा सा खाद्य श्रृंखला। अगर हम खाद्य श्रृंखला की बात करें तो ये जो खाद्य श्रृंखला है बहुत बड़ा हो जाए। ये एक छोटा सा सैंपल में दर्शाया गया है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जैव विविधता इतनी अधिक होती है कि खाने व खाए जाने वाले के संबंध में श्रृंखला से नहीं बल्कि खाद्य जाल से पता लगाया जा सकता है। खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में हम देखते हैं कि कुछ जीव पूर्ण रूप से पौधे पर तो कुछ अन्य जीवों पर निर्भर, अतः हमें पोषण के अलग अलग स्तर नजर आते हैं। अब पारिस्थितिक तंत्र और पोषण स्तर। जो धान के खेत के खाद्य जाल में आपको कई श्रृंखलाएं देखने को मिलेगी। धान के पौधे से खाद्य श्रृंखलाओं की शुरुआत होती है। तो ये क्या पौधे क्या है, उत्पादक हैं। हमने पिछले में पढ़ा है। इन पौधे के खाने के लिए जीव जैसे चिड़िया भी धान खाती, कीड़े भी धान खाते, चूहे, खरगोश, गिलहरी, ये सब क्या है, धान को खाते हैं। तो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता हो गए। उत्पादक क्या है, प्रथम स्तर, प्रथम पोषक तत्व, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय ये, फिर चतुर्थ उपभोक्ता, ये सब। फिर उसके बाद अक्सर किसी एक पौधे स्तर के जीवों के समुदाय में भोजन, पानी इत्यादि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा रखती है। एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय को उसके पहले वाले पोषक स्तर के जीवों के समुदाय पर भोजन संबंधी निर्भरता रहती है। किसी पोषक तत्व के जीव समुदाय के अगले पोषक स्तर द्वारा संख्या पर निरंतर संबंधी निर्भरता और पारिस्थितिक तंत्र ऐसे जीव भी होते हैं जो अन्य जीवों के अपशिष्ट पदार्थ और मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कौवा, तिलचट्टा आदि। ये क्या है, अपघटक तथा अपघटक जैसे जीवाणु, कवक आदि भी ये क्या करते हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और जो मृत जीव रहते हैं उसको खा के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब ये चित्र दिखाया गया है पोषक स्तर और अपघटक। तो पौधे जो हैं प्रथम स्तर के प्रथम पोषक तत्व हो गए, जो शाकाहारी होते द्वितीय, और जो मांसाहारी होते हैं तृतीय, और ये सबके अपमार्जक एवं अपघटक हैं। तो ये सब जो है एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। पोषक स्तर में जीवों के बीच निर्भरता, संसाधनों का वितरण, ऊर्जा का प्रवाह इत्यादि के मात्रात्मक अध्ययन के प्रस्तुतिकरण से हमें एक और प्रारूप पारिस्थितिक पिरामिड की मदद लेते हैं। इससे अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र का तुलनात्मक अध्ययन हम आसानी से कर सकते हैं। तो पारिस्थितिक पिरामिड देखते हैं। तो एनिमल इकोलॉजी पहली बार संख्या के पारिस्थितिक पिरामिड की बात करी। किसी भी क्षेत्र के पारिस्थितिक तंत्र में खास श्रृंखला के अंत में वही प्राणी होते हैं। मतलब जो खास श्रृंखला अंत किससे किससे होता है, जैसे हमारा वो लोमड़ी था, फिर सांप था, तो ये वही प्राणी होते हैं जो साल भर में कम बच्चे पैदा करते हैं। साथ ही ऐसे प्राणी या इनके परिवार के लिए यह क्षेत्र उनका आवास होता था। इस क्षेत्र में खास श्रृंखला के
खाने व खाए जाने वाले प्राणियों की संख्या को पिरामिड के रूप में दर्शाया गया। पिरामिड के चौड़े आधार में ऐसे प्राणी होते हैं जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है और शीर्ष में ऐसे जिनकी संख्या सबसे कम होती है। ऐसा पिरामिड से जीवों की संख्या व भोजन की उपलब्धता को दर्शाया गया है। एल्टन के विवरण में पिरामिड का चित्र नज़र नहीं आया, परंतु पिरामिड का प्रयोग व्यापक रूप से होता है। जो एल्टन थे इसके पहले उनके इस क्षेत्र में व्यापक जो अधिकांश पिरामिड हैं आंकड़ों को अनुपातिक रूप से कभी भी दर्शाया नहीं जा सकता। ये जो है आप मिस्र के पिरामिड के बारे में सुना। पिरामिड एक ज्यामितीय रचना है। इसका आधार चौड़े और शीर्ष एक बिंदु। एक समय पिरामिड में 4 त्रिभुजाकार पृष्ठ होते हैं और उसका आधार वर्गाकार होता है। ये धान के खेत की खास श्रृंखला के जीवों को संख्या में पिरामिड के आधार पर दर्शाया गया। जैसे यहाँ पे 1000, यहाँ पे बहुत सारे धान है। धान को किसने खाया? खरगोश ने। कितने खरगोश ने खाया? 1000। तो 1000 खरगोश को किसने खाया? 50 सांप ने। और 50 सांप को किसने खाया? 5 बाज ने। तो जो नीचे वाली की संख्या थी बहुत ज़्यादा थी और ये धीरे धीरे कम हो गई। तो जो बाज होता है इनकी संख्या बहुत कम होती है, इसलिए ये सबसे ऊपर वाले पे हैं, नहीं तो ये भी नीचे। और ये जो होते हैं साल भर में ये बच्चे भी कम पैदा करते हैं और इनकी संख्या भी कम होती है। फिर नीचे दिया हुआ धान के खेत के पारिस्थितिक पिरामिड में पोषक स्तर को चिन्ह करते हुए एक निश्चित समय पर यदि जीवों की संख्या को दर्शाया गया तो पिरामिड कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो वही है कि इसकी संख्या बहुत ज़्यादा थी, फिर इसकी कम हो गई, फिर इसकी और कम हो गई, फिर इसकी और कम हो गई। इसी चीज़ को उसमें भी बताया गया, इसी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करके इसमें भी। ये जो है प्रथम पोषक था, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ पोषक तत्व। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। फिर आगे चैप्टर में हम और देखते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की पारिस्थितिक मानवीय हस्तक्षेप एवं प्राकृतिक परिघटनाओं से बदलती रहती है। धान की कटाई से तो कई जीव तो मर जाते हैं या खेतों के आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं।